वेलकम स्टूडेंट्स। अपने जो विविध प्रश्नावली चल रही थी उसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 8 तक अपन ने प्रश्न कर लिए थे और अब आगे के कुछ क्वेश्चंस और देखिए आप। क्वेश्चन नंबर जैसे 9 है, इसमें प्रयोग के सफल होने का संयोग उसके असफल होने से 2 गुना है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि अगले 6 परीक्षणों में से कम 4 सफल होंगे। बर्नौली परीक्षणों पर आधारित प्रश्न है आपके और संयोग आपको दे रखा है असफल होने से 2 गुना सफल होने का। माना असफल होने का संयोग P तब सफल होने का 2P होगा। लिखा गया असफल होने से 2 गुना। असफल यदि P है तो ये 2P हो जाएगा। अब सफल और असफल कुल मिलाकर के 3P होंगे और ये अर्थात 3P बराबर 1 इंप्लाइज दैट P बराबर 1/3। ये स्थिति आपको मिल जाएगी। और अगले 6 परीक्षणों में कम से कम 4 सफल होंगे, ये इसमें पूछा है आपके। पहले ये माना प्रयोग के सफल होना, प्रयोग का सफल होना एक सफलता है। तब सफलता की प्रायिकता P बराबर, इसमें थोड़ा आप यहां पर संकेत चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा ये P आपस में टकरा जाएंगे। यू कर लो इस तरह से, यू ये K और 2K 3K, तो K बराबर आ जाएगा ये 1/3। सफलता की प्रायिकता, ये आपके P जो है वो सफलता की प्रायिकता देख लो, ये आपके 2K है तो ये 2/3 हो जाएगी। तथा असफलता की प्रायिकता यानी Q का जो मान होगा वो 1/3 हो जाएगा। 1 - 2/3 बराबर 1/3। ये स्थिति आ जाएगी। और प्रयोगों की संख्या देखिए, इसमें आपके जो प्रश्न में दे रखी है वो 6 दे रखी है और 4 सफल होने चाहिए कम से कम। n बराबर 6 तथा सफलता की संख्या बराबर है कम से कम 4। अतः R का जो मान है, यानी R जो सफलताएं आती है वो कम से कम 4, इसके मतलब 4 से अधिक हो सकती हैं, तो 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं और 6 हो सकती हैं। अभीष्ट प्रायिकता देखिए क्या बनेगी। अभीष्ट प्रायिकता P4 प्लस P5 और प्लस P6, ये अभीष्ट प्रायिकता होगी इसमें आपके। और ये मान निकाल लो, देखो P4 का मान हो जाएगा 6C4, P का मान आपके 2/3 है, 2/3 की घात 4 तो 1/3 की घात 2 हो जाएगी, प्लस 6C5 2/3 की घात 5, 1/3 की घात 1 हो जाएगी, और 6C6 2/3 की घात 6, 1/3 की घात 0 हो जाएगी। लिखने की अपने को जरूरत नहीं है, ये आप सरल कर लो। 6C4 का मान आपके 6C2 के ही बराबर आएगा, यानी 7 - 15 आएगा। ये 2 की घात 4/3 की घात 6, ये 6 इंटू 2 की घात 5/3 की घात 6, और ये 1 हो जाएगा, यानी 2 की घात 6/3 की घात 6। ये स्थिति मिलेगी। आप इसमें से कॉमन यदि लेना चाहें तो जैसे कुछ संख्याएं आप कॉमन भी ले सकते हो,
तो 2 की घात 4 बटे 3 की घात 6, ये तो आप कॉमन ले लो, चाहे एक बार तो आप इतना ही कॉमन ले लो। यहां पर हो जाएगा 2 3 की घात 6 में ये 15 यहां बचेगा, और यहां 6 इंटू देखिए 2 की 1 घात बच जाएगी यहां पर, तो ये 2 हो जाएगा, और यहां पर ये इसकी 2 घात बच जाएंगी 2 की, तो 2 दूनी 4 ये हो जाएगा। ये 2 की घात 4 बटे 3 की घात 6, और ये 15 12 27 और 4 31, इस तरह से ये आ जाएगा। आप इसको उत्तर को यदि किसी तरह से थोड़ा चेंज करके लिखना चाहो तो वो आप देख लेना। वैसे आपकी बुक में जो सरलीकरण कर रखा है इन्होंने, वो क्वेश्चन नंबर 9 का 31 बटे 9 2 बटे 3 की घात 4 यूं कर रखा है इन्होंने, यानी ये घातें बराबर ले रखी हैं, 3 की घात 2 अलग कर लो तो 31 बटे 9 हो जाएगा, और 2 बटे 3 की घात 4, इस तरह से इकट्ठे करके ये आपके आंसर लिख रखा है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक व्यक्ति एक न्यायी सिक्के को कितनी बार उछाले कि कम से कम एक चित आने की प्रायिकता 90% से अधिक हो, ये इसमें दिया है आपके। तो यहां पर देखिए एक न्यायी सिक्के उछालने पर वैसे तो चित और पट आने की प्रायिकताएं एक सी होती हैं आपके दोनों की, तो आप ये घटनाएं तो पहले नोट कर लो। सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता बराबर 1/2, और चित न आने की यदि पट आने की वैसे लिखो तो वो भी लिख सकते हो, 1/2 आप इस पे लिख सकते हो अब इसमें। और कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, इसमें से सफलता असफलता वाली दो स्थितियां मान लो। माना चित आना एक सफलता है, तब सफलता की प्रायिकता ये पी का ही मान हो जाएगा 1/2, अतः असफलता की प्रायिकता यानी Q का मान भी 1/2 ही होगा। और न्याय सिक्के को कितनी बार उछाले कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, माना कम से कम वो n बार उछालता है, माना सिक्के को n बार उछाला जाता है, ये n बार उछाले जाने पर कम से कम एक बार चित आने की प्रायिकता 90% से अधिक है। ये अपने ये स्थिति मान ली, कम से कम एक बार जो है उसके चित आने की प्रायिकता 90% से अधिक है, ये स्थिति मान ली अपन ने। यहां पर है अपन ने वो कम से कम एक बार किसी घटना के घटने वाली प्रायिकता वाली स्थिति लगाएंगे इसमें अपन, कि कम से कम एक बार कोई घटना घटे, तो उसके लिए आपने सूत्र पहले भी पढ़ा है कि वो एक में से एक बार भी न घटने की प्रायिकता इस तरह से अपन घटा देते हैं, तो वो स्थिति लगाएंगे अब इसमें। अतः कम से कम एक बार चित आने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस एक बार भी चित न आने की प्रायिकता। इस तरह से ये सूत्र लगाएंगे। एक बार भी चित नहीं आए, ये स्थिति आपके,
यानी जो n बार अपन ने उछाला है, n बार में से एक बार भी चित नहीं आए, ऐसी स्थिति अपने को यहां पर इस प्रश्न में ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आप जो संबंधित सूत्र हैं वो अब आप लगाइए। देखिए किस तरह से आपको ये स्थिति प्राप्त होगी। यहां परीक्षण में जो आपको स्थिति है वो 90% से अधिक सफलता आनी चाहिए। ये भी इसमें लिखा है कि जो स्थिति है वो 90% से अधिक की अपने को स्थिति मिलनी चाहिए। आप इनको ये लगाइए, देखिए बराबर 1 माइनस एक बार भी चित नहीं आए, n बार उछालने पर एक बार भी चित नहीं आए, अर्थात अपने को सफलता बिल्कुल 0 मिले, क्योंकि अपने चित आने को सफलता माना है। तो यहां पर हो जाएगा ये NC0, ये स्थिति NC0, n परीक्षण किए उसमें से एक बार भी अपने को चित प्राप्त नहीं हुआ, तो NC0 और 1/2 की घात 0 और 1/2 की घात फिर हो जाएगी आपके n। ये एक बार भी चित न आना, n उछालों में अपन ने माना है कि n बार उछालने पर जब कम से कम एक बार चित आने की प्रायिकता 90% से अधिक है। अब इसको अपन सरल करेंगे और ये प्रायिकता हो जाएगी ये ग्रेटर देन 90% है। 1 माइनस NC0 का मान वैसे 1 होगा, ये 1/2 की घात 0 इसका मान भी 1 होगा, और 1/2 की घात n ये बचेगा। प्रश्नानुसार 1 माइनस 1/2 की घात n इज ग्रेटर देन 90%। ये स्थिति अब आपको मिल गई। यहां इसको थोड़ा सरल करेंगे। 1 माइनस 1/2 की घात n बराबर 90/100। इसको इधर लिए चले जाओ इस साइड में, और इस 90/100 को इधर ले आते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस 90/100 इज ग्रेटर देन 1/2 की घात n। इसको इसमें से घटाइए, 10/100 बचेगा। ये 10/100 के मतलब 1/10 हो जाएगा। 1/10 इज ग्रेटर देन 1/2 की घात n। ये स्थिति है। अब n के आपको मान विभिन्न रख करके देखने पड़ेंगे कि ये संख्या इससे छोटी आपके रहती है या नहीं रहती है। सबसे पहले देखिए अपन n बराबर 1 रखते हैं। 1 रखेंगे तो 1/10 इधर बनेगा 1/2, तो 1/2 तो 1/10 से बड़ा होता है। तो ये तो n बराबर 1 के लिए तो ये स्थिति लागू नहीं होगी। n बराबर 1 मैं सारी स्थितियां लिख देता हूं। n बराबर 1 पर 1/10 छोटा 1/2 गलत है, असत्य है। n बराबर 2 पर 1/10 बड़ा 1/, यहां देखिए 2 घात बढ़ेगी तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये स्थिति भी सही लागू नहीं हो रही है, क्योंकि 1/4 बड़ा होता है 1/10 से, असत्य है। तीसरी स्थिति देखते हैं। n बराबर 3 पर 1/10 बड़ा है 1/8, ये भी गलत है, असत्य है। n बराबर 4 लेते हैं। n बराबर 4 पर 1/10 बड़ा है 1/16, ये सही है, सत्य है। अतः कम से कम 4 बार सिक्के को उछालने पर अभीष्ट परिणाम प्राप्त होगा। कम से कम परीक्षणों की संख्या 4 हो जाएगी। इस तरह से आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसको क्वेश्चन नंबर 11 में कि खेल में किसी व्यक्ति को एक न्याय पासे को उछालने के बाद 6 प्रकट होने पर 1 रुपया मिलता है
और अन्य कोई संख्या प्रकट होने पर वो 1 रुपया हार जाता है। एक व्यक्ति यह निर्णय लेता है कि वह पासे को 3 बार फेंकेगा, लेकिन जब भी 6 प्राप्त होगा वो खेलना छोड़ देगा। उसके द्वारा जीती ओब्लिक हारी गई राशि की प्रत्याशा ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं आपको स्थितियां वैसे बता देता हूं इसमें प्रश्न में कि न्याय पासे को उछालने पर 6 प्रकट होने पर 1 रुपया मिलता है। तो इसमें आप ये मान लेंगे कि माना 6 प्राप्त होना एक सफलता है और 6 प्राप्त न होना एक असफलता है। यह स्थिति आप इसमें मान लेंगे कि माना ये पहले प्रायिकता ही लिख लेते हैं, बल्कि पासे पर 6 प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर 1/6 तथा 6 प्राप्त न होने की प्रायिकता बराबर 5/6। अब वो करता क्या है पासा उछालने वाला, वो ये कहता है कि पासे को 3 बार ही फेंकेगा, लेकिन जब भी 6 प्राप्त होगा तो खेलना छोड़ देगा। यानी इसका मतलब यह है कि जैसे उसने पासे को उछाला और मान लो पहली बार में अगर उसके 6 मिल गए तो छोड़ देगा, नहीं खेलेगा दोबारा। मान लो पहली बार में नहीं मिला, दोबारा उछाला, तो दोबारा उछालने पर उसको 6 मिल गया तो भी छोड़ देगा, और दोबारा नहीं यदि उसको 6 मिला तो तीसरी बार उछालेगा, तीसरी बार में उसको 6 मिल गया तो भी छोड़ देगा, और तीसरी बार में 6 नहीं मिला तो भी छोड़ देगा। ये स्थिति है। ये कुल मिला के देखिए स्थितियां इसमें बनती हैं। अब 6 प्राप्त होने की निम्नलिखित स्थितियां हो सकती हैं। देखिए, पहली स्थिति, पहली उछाल में 6 आ जाए, जिसकी प्रायिकता बराबर 1/6। पहली बार उछाला, पहली बार में उसके 6 आ गया, प्रायिकता हो गई 1/6। और ऐसी स्थिति में देखिए आगे उसमें वो और भी स्थिति इसमें दे रखी है कि वो जीत हार की भी दे रखी है कि 6 अगर वो फेंक देता है तो उसको 1 रुपया मिलता है। इसकी जीती हुई राशि भी लिख लो। एक रुपया जीत गया। दूसरी स्थिति, पहली उछाल में 6 नए आए, परंतु दूसरी उछाल में 6 आ जाए, तो दूसरी उछाल में 6, पहली बार उछाला नहीं आया, दोबारा फिर उछाला आ गया, छोड़ देगा दोबारा 6 आते ही, जिसकी प्रायिकता तो देखिए हो जाएगी, पहली बार में तो नहीं आया तो 5/6 और दूसरी बार में आ गए 1/6, यानी 5/36 तथा जीती हुई राशि। देखिए स्थिति क्या है जीतने की। हारने पर वो क्या करता है, जीतने पर तो उसको 1 रुपया मिलता है और अन्य कोई संख्या प्रकट होने पर वो 1 रुपया हार जाता है। अब 1 रुपया हार जाएगा वो, और एक बार यहां पर हार जाएगा और यहां वो जीत जाएगा। तो पहली बार में उसके मतलब 1 जीता और दूसरी बार में 1 हार गया। ये बोलो कोई राशि उसने नहीं जीती,
जीती हुई राशि 0, कुछ भी नहीं मिला उसको, न हारा न जीता, कुल मिला के ये स्थिति हो गई। और एक अब तीसरी स्थिति देखिए कि इसमें ये हो सकती है, पहली 2 उछालों में 6 न आए, परंतु तीसरी उछाल में 6 आ जाए, जिसकी प्रायिकता हो जाएगी, पहली बार नहीं आया 5/6, दोबारा नहीं आया 5/6, तिबारा आया 1/6, यानी 25/300, 6 36, 216 और जीती गई राशि बराबर पहली बार में हार गया, दूसरी बार में हार गया, तीसरी बार में 1 जीत गया, कुल मिलाकर के -1 यानी हारी हुई राशि में आएगी। और स्थिति यह भी हो सकती है कि तीनों उछालों में 6 न आए, जिसकी प्रायिकता बराबर 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, छोड़ देगा वो, 3 बार से ज्यादा तो उछालेगा ही नहीं, आए चाहे न आए कोई बात नहीं है, ये स्थिति हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के 125/216 और जीती गई राशि, यानी हारेगा कुल मिला के जीती गई राशि में -1 प्लस -1 और प्लस -1 यानी -3, 3 रुपये हार जाएगा। अपन ने एक शब्द लिखेंगे इसमें जीती हुई राशि के लिए, चिन्ह चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए, वो एक अलग बात है। ये स्थिति इसमें स्थिति हो जाएगी आपके यहां पर, एक पहली उछाल में जीत जाए या दूसरे में जीत जाए या तीसरे में जीत जाए या तीनों में नहीं जीते, ये स्थिति हो जाएगी कुल मिला के। और प्रश्न देखिए आपको याद क्या करना है इसमें, जीती और हारी गई राशि की प्रत्याशा याद करना है, यानी आपको प्रत्याशा निकालनी है। अब अपन एक सारणी बनाते हैं, माना जीती गई राशि एक यादृच्छिक चर x है, तब px बराबर, शुरू में आपके जीती गई राशि को आप यादृच्छिक चर मान रहे हैं, तो जीती गई राशि देखिए इसमें कौन कौन सी, एक तो 1 रुपया है, और ये इसकी प्रायिकता है आपके 1/6, px बराबर 1 0 है, प्रायिकता है 5/36, एक x बराबर -1 है, प्रायिकता है 25/216, और एक x बराबर -3 है, प्रायिकता है 125/216। और इसके लिए अब आपको प्रत्याशा निकालनी है, यानी EX का मान निकालना है आपको। तो सिग्मा XPX, ये आपके XPX 1 × 1/6 प्लस 0 × 5/36 प्लस -1 × 25/216 प्लस -3 × 125/216, ये सरल कर लो, 1/6 ये आ जाएगा, इधर ये -25/216 आ जाएगा, और ये -125, 375 हो जाएगा, 375/216, लघुत्तम 216 आएगा, यहाँ पर 36 हो जाएंगे, -25 -375, ये 375, 400 में से 36 जाएंगे तो 364, ये
बटे 216, ये माइनस की संख्या आएगी। संख्याएं जो कटती हों वो आप इसमें काट करके इसको सरल रूप में लिख दीजिएगा। ये आपके वैसे कुल मिलाकर के इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये -91 बटे आपके आंसर दे रखा है इसमें 54। क्वेश्चन नंबर 12 आपके जो दिया है उसमें आपको देखिए 4 बॉक्स दे रखे हैं, जिसमें लाल, सफेद और काली टुकड़ियों का विवरण आपको दिया हुआ है। चारों के चारों ABCD बॉक्स है, उनमें याद रखिए एक बॉक्स चुना जाता है और उससे एक टुकड़ा निकाला जाता है। टुकड़ा लाल हो तो इसे बॉक्स A, B और बॉक्स C से निकाले जाने की क्या प्रायिकता है। ये वैसे आपके बेज प्रमेय पे आधारित प्रश्न है, आप स्वयं करने की कोशिश करना, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, कर लेना इस क्वेश्चन को। 13 का प्रश्न देखिए, मान लीजिए किसी रोगी को दिल का दौरा पड़ने का संयोग 40% है। यह मान लिया जाता है कि ध्यान और योग विधि दिल का दौरा पड़ने के खतरे को 30% कम कर देता है और दवा द्वारा खतरे को 25% कम किया जा सकता है। किसी भी समय रोगी इन दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन करता है। यह दिया गया है कि उपरोक्त विकल्पों से किसी एक का चुनाव करने वाले रोगियों से यादृच्छिक चुना गया रोगी दिल के दौरे से ग्रसित हो जाता है, तो रोगी द्वारा ध्यान और योग विधि का उपयोग किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न वैसे ये भी उसी पे प्रमेय पे आधारित है, लेकिन चलो मैं करवा देता हूं आपको। थोड़ा सा इसमें संख्याएं पूरी तरह से नहीं दे करके अधूरी संख्याएं दे रखी, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। लिखा कि रोगी को दिल का दौरा पड़ने का संयोग 40% है। भिन्न में बदल लो इसको, 40/100 हो जाएगा, यानी 0.4। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो 0.4। और अब देखिए इसमें घटनाएं कौन कौन सी दे रखी हैं वो मैं आपको बताऊं कि ध्यान, और इसमें लास्ट में देखिएगा, मैंने आपको बताया था पहले भी कि आप लास्ट में पहुंच जाना, वहां से आपको घटनाओं का पता चल जाएगा। रोगी द्वारा ध्यान और योग विधि का उपयोग किए जाने की प्रायिकता, तो ये जो है एक घटना इनमें से होगी, एक जो इसके नहीं, जो इसके विपरीत वो होगी। तो माना रोगी द्वारा ध्यान एवं योग विधि का उपयोग करना घटना E1, और दूसरी घटना देखिए इसमें दे रखी है ध्यान और योग विधि और दवा लेना, घटना E2 है। तब PE1 और बराबर PE2, ये तो 1/2 हो ही जाएंगी दोनों की दोनों। इसमें क्यों, दो ही विधियां हैं, दो के अलावा कोई विधि नहीं है। और इसमें देखिए घटना की प्रायिकता आप पूछी है, उपरोक्त विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने वाले रोगी में से यादृच्छिक चुना गया रोगी दिल के दौरे से ग्रसित हो जाता है। माना चुने गए व्यक्ति का दिल के दौरे से ग्रसित होना घटना E है। तब PE/E1 देखिए क्या बनेगी। E1 घटना
यानी उसने ध्यान और योग विधि का उपयोग किया है, लेकिन फिर भी उसे दिल का दौरा पड़ गया। आपके इसमें प्रश्न में दे रखा है कि ध्यान और योग विधि का दौरा पड़ने खतरे को 30% कम कर देता है, अर्थात 70% दौरा पड़ जाता है। ध्यान और योग विधि का उपयोग किया और फिर भी उसको दिल का दौरा पड़ गया, तो इसकी स्थिति हो जाएगी 70 के हिसाब से 70%, यानी 70/100। और ये 70/100 आपके जो इसमें 40% का इसका आएगा 0.4 का, वो भी मैं यहीं पे लिख देता हूं। इसका 70% बराबर 0.4 इंटू 70/100, तो 0.4 इंटू 0.7 बराबर 0.28। PE/E2, PE/E2 में दे रखा है कि वो 25% उसको कम कर देता है, इसके मतलब 75% संभावना है पढ़ने की। तो 0.4 का 75%, 0.4 इंटू 75/100, तो ये 0.4 इंटू 25 थी 75 और 25/100, तो 4 से ये कट से 0.1 आ जाएगा। 0.1 को 3 से गुणा करोगे तो 0.30, इस तरह से स्थिति मिलेगी आपको ये। और अब आपको ये घटना ई के साथ में तो आपने निकाल ली है। देखिए कौन सी पूछी है इसमें, ध्यान और योग विधि का उपयोग किए जाने की प्रायिकता, इसकी पूछी है आपसे। ध्यान और योग विधि जो आपने घटना मानी है E1, इसकी प्रायिकता पूछी है। अब PE1/E, PE1, PE/E1, PE1, PE/E1 प्लस PE2, PE/E2। सूत्र मैंने लिख दिया है, वैसे मान रख देता हूं। सरलीकरण आपके ऊपर छोड़ूंगा। ये 1/2 इंटू 0.28, 1/2 इंटू 0.28 प्लस 1/2 इंटू 0.30। वैसे सरल भी करो, चाहे 1/2 तो कॉमन लेके काट दो, ये 0.2 पर 28 आएगा और नीचे ये जुड़ जाएंगे 0.58 आएगा। इस तरह से 28/58, तो 14/29, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। एक 2 कोटि के सारणिक के सभी अवयव 0 या 1 हो तो सारणिक का धनात्मक मान होने की क्या प्रायिकता है। देखिए 2 कोटि के सारणिक में मतलब 4 अवयव भरे जाएंगे, A11, A12, A21, A22। तो इस तरह से 4 अवयव होंगे और इसमें 2 है आपके, या तो 0 भर सकते हो या 1 भर सकते हो, दोनों में से कोई सा भी 1 भर सकते हो या दोनों को भर सकते हो। तो इसमें कुल मिलाकर के आपकी स्थिति 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 स्थान है। प्रत्येक अंक के भरने की स्थिति इस तरह से 2-2 हो जाएंगे आपके प्रत्येक स्थान को भरने की। पहले स्थान पे आप 0 भर सकते हो या 1 भर सकते हो, फिर दूसरे स्थान पे 0 भर सकते हो, 1 भर सकते हो, कोई सा इस तरह से। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कुल मिला के 16 सारणिक बनेंगे ये आपके इसमें। और इसमें आपको सारणिक का धनात्मक मान होने की प्रायिकता पूछी है। देखिए धनात्मक मान कौन कौन सी स्थिति में होंगे, पहले कुल स्थिति लिख देता हूं मैं इसमें। 0 या 1 2 अंकों से बनने वाले कुल सारणिक बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 16। इनमें वे सारणिक जिनसे धनात्मक मान प्राप्त होगा वो देखिए कौन कौन से होंगे। एक तो जैसे 1 0 0 1, ये धनात्मक मान देगा आपको। एक 1
0 1 0 ये भी धनात्मक मान देगा, और एक ये 1 1 0 और 1 ये भी धनात्मक मान देगा। बाकी मान आपको अगर कोई मिलेंगे तो ऋणात्मक मिलेंगे या 0 मिलेंगे, दो स्थितियों में बाकी के मान मिलेंगे, तो ये कुल मिला के 3 स्थितियां हो जाएंगी। अतः अभीष्ट प्रायिकता बराबर 3/16, ये इसका आंसर आ जाएगा। 15 देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक असेंबली के दो सहायक निकाय ए और बी हैं, पूर्ववर्ती निरीक्षण द्वारा प्रायिकताएं ज्ञात हैं। देखो इसमें प्रायिकताएं दे रखी हैं, वो आप नोट कर लीजिए। पी ए के असफल होने की, ए के असफल होने की प्रायिकता बराबर है 0.2। पी बी के अकेले असफल होने की, (0.15) और पी ए और बी के असफल होने की, ये 0.15 ये दे रखी है आपके। और आपको कुछ प्रायिकताएं पूछी हैं, एक तो पी ए असफल जबकि बी असफल हो चुकी है, ये स्थिति है। यानी पी ए असफल की प्रायिकता पूछी है जब बी असफल हो चुकी है पहले से। ये स्थिति देखो, सबसे पहले तो आपको मैं यहां कुछ एक बातें क्लियर कर देना चाहता हूं। पी ए के असफल होने की और बी के अकेले असफल होने की, अकेले शब्द इसमें देखिए बी के साथ जुड़ा हुआ है। अकेले से मतलब ये होता है कि उसमें फिर ए का कोई बीच में रोल नहीं है। जैसे आपने इसमें समुच्चय सिद्धांतों में पढ़ा था पहले भी अपने 11वीं क्लास में, कि जैसे अकेले बी, तो अकेले बी में ए इंटरसेक्शन बी नहीं आएगा, तो अकेले बी असफल है, इसके मतलब बी के असफल होने की प्रायिकता में से ए इंटरसेक्शन बी के असफल होने की प्रायिकता कम हो जाएगी, घट जाएगी। उसमें से वो आती है आपके के उसके अकेले बी के सफल होने की, इसके जैसे यूं आप लिख सकते हैं पी बी अकेले, इसका मतलब है कि पी बी में से आप पी ए इंटरसेक्शन बी, बी के असफल होने की प्रायिकता में से दोनों के कॉमन रूप से असफल होने की प्रायिकता घटा दो तो अकेले की प्रायिकता आ जाएगी। इसमें ये जोड़ दो, इसकी प्रायिकता आ जाएगी। यानी यहां से आप चाहो तो इसमें एक स्थिति और निकाल सकते हैं इसके आगे। अतः पी बी के असफल होने की, यानी फिर ये एक सी स्थितियां हो जाएंगी। जैसे ए के असफल होने, ये ए और बी के असफल होने, तो ये बी के असफल होने की ये हो जाएगी आपके पी के बी, इस तरह ये स्थिति निकलेगी। फिर आपके पी बी के अकेले असफल होने की और प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी के असफल की। बी के अकेले असफल होने की प्रायिकता आपको दे रखी है ये, और ये इंटरसेक्शन वाली ये दे रखी है, तो 0.15 प्लस 0.15 इज इक्वल टू 0.30, ये स्थिति आपको मिल जाएगी यहां पर। और इसका प्रयोग आप इसमें करेंगे। यहां पर आपके पी ए असफल बी असफल हो चुकी है, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे पी बी, यानी यहां पी ए इंटरसेक्शन बी आपके मान आ गया है इंटरसेक्शन बी का 0.15 और पी बी का मान अभी अभी आपने निकाला है ये, यानी 1/2, ये उत्तर हो जाएगा। और दूसरा उत्तर जो इसमें आपसे पूछा है
वो लिखा है पी ए के अकेले असफल होने की। बिल्कुल यही स्थिति है जैसे आपने बी वाली वो स्थिति निकाली थी ना, वो की वो स्थिति है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह से निकाल लो, ये पी ए 0.2 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 0.15 यानी 0.05 आ जाएगी। ये आप दोनों आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, थैला 1 में 3 लाल 4 काली गेंद, थैला 2 में 4 लाल 5 काली गेंदें हैं। एक थैले गेंद को थैला 1 से थैला 2 में स्थानांतरित किया जाता है और तब एक गेंद थैला 2 से निकाली जाती है। निकाली गेंद लाल रंग की है, स्थानांतरित गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए आपने स्थिति देखी क्या होती है इसमें कि सबसे पहले थैला 1 में लाल गेंद बराबर 3, काली गेंद बराबर 4। थैला 2 में लाल गेंद बराबर 4, काली गेंद बराबर 5। एक गेंद थैला 1 से थैला 2 में स्थानांतरित की जाती है। ये पहले तो ये काम किया जाता है और उसके बाद में तब थैला 2 से निकाली, फिर भी इसमें से थैला 2 में से एक गेंद निकालेंगे। पहले स्थानांतरित करेंगे फिर निकालेंगे। और निकाली गई गेंद लाल रंग की है तो स्थानांतरित गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी ये भी आपके देखिए रिवर्स प्रायिकता आपको निकालनी है कि जो काम पहले किया गया है वो निकालनी है इसमें आपको स्थिति। तो थैला 1 से आप ये घटनाएं मान लो कि माना थैला 1 से लाल गेंद स्थानांतरित होना घटना E1, तथा काली गेंद स्थानांतरित होना घटना E2 है। ये स्थिति है। ये घटनाएं आप मान लो, इसकी प्रायिकताएं देखिए कि E1 और E2 घटनाओं की प्रायिकताएं क्या हो जाएंगी। थैला 1 से लाल गेंद स्थानांतरित होनी, 3 लाल गेंद है, टोटल गेंद 7 है। तब PE1 बराबर 3/7 और PE2 4/7। ये तो घटनाएं आपकी हो जाएंगी। अब इन घटनाओं के साथ में फिर यह है कि फिर जो दूसरा थैला है, सेकंड थैले में से एक गेंद निकाली गई है। पहले गेंद थैले में से गेंद निकाली, निकाल के दूसरे में डाल दी और फिर दूसरे में से गेंद निकाली गई। और उस गेंद का निकलना देखिए इसमें क्या दे रखा है कि जो दूसरे थैले से गेंद निकाली जाती है वो निकाली गेंद लाल रंग की है। माना दूसरे थैले से लाल गेंद निकलना घटना E है।
तब पी ई बटे E1। देखिए क्या घटना होगी, पहले E1 घटना घटी, अर्थात पहले थैले में से जो गेंद थी वो लाल निकली और दूसरे में डाल दी, और फिर जो दूसरे थैले में से गेंद निकली वो लाल रंग की है। दूसरे थैले में देखिए पहले से 4 लाल गेंद है, एक इसमें से निकली पहले थैले में से, वो डाल दी तो 5 हो गई कुल मिलाकर के। गेंदों की संख्या 5 4 9 1 10 हो गई, और ये 5 गेंदें बन गई लाल, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5/10 ये। और पी ई बटे E2, मान लो पहले थैले से जो गेंद निकाली थी वो काले रंग की थी, वो इसमें डाली दूसरे थैले में, और तब जो दूसरे थैले से गेंद निकली वो लाल रंग की निकली, तो लाल की संख्या में तो कोई अंतर पड़ा नहीं। हाँ, संख्या जरूर एक बढ़ गई, जो टोटल में से 5 4 9 1 10 गेंदें हो गई, लेकिन संख्या जो बढ़ी है वहां काली की बढ़ी है, लाल उतनी की उतनी है, तो ये प्रायिकता हो जाएगी 4/10 इस तरह से ये। और आपको इसमें जो प्रायिकता पूछी गई है वो ये पूछी गई है कि स्थानांतरित गेंद के काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। E2 घटना की प्रायिकता आपको निकालनी है, E2 आप निकाली मानी है। अब P E2 अपॉन E, P E2 P E अपॉन E2 P E1 P E अपॉन E1 P E2 P E अपॉन E2। देखिए मान रख देता हूं, P E2 आपके घटना जो दे रखी है आपके, वो प्रायिकता 4/7 है, E अपॉन E2 4/10 है, और ये P E1 3/7 है, और P E अपॉन E1 5/10 है, और P E2 ये आपके 4/7 इंटू 4/10 ये है। ये लघुत्तम तो उसे 70 ऊपर बनेगा, 70 ही नीचे बनेगा, ये तो कट जाएंगे, ऊपर हो जाएगा 16 और नीचे हो जाएगा 15 + 16 यानी 16/31। ये इसकी अभीष्ट प्रायिकता आ जाएगी। बेस पे आधारित प्रश्न है, इसको उतार लीजिए। चलिए अपने कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उनके शॉर्ट में वो आंसर देख लेते हैं। 17 के प्रश्न में कि A और B दो ऐसी घटना है कि P इज नॉट इक्वल टू 0, P B अपॉन A इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ आपको क्वेश्चन नंबर 17 में। P A इज नॉट इक्वल टू 0 और P B अपॉन A इज इक्वल टू 1। देखिए इससे रिजल्ट मिल जाएगा आपको P A इंटरसेक्शन B बटे P A, ये 1 हो जाएगा, और इससे मिलेगा P A इंटरसेक्शन B बराबर P A, और ये तभी पॉसिबल है जबकि आपका A जो है वो B का उपसमुच्चय हो। A उपसमुच्चय है B का, क्योंकि तभी जाकर के इनके इंटरसेक्शन में P A के बराबर इसका जो मान आएगा, अदरवाइज ये नहीं आएगा। दूसरी स्थिति देखिए प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 में P A बटे B बराबर, बड़ा दे रखा है, बल्कि बड़ा है P A से। अगर ये इससे बड़ा है तो देखिए इसको अपन थोड़ा सरल करते हैं, ये हो जाएगा P A इंटरसेक्शन B बटे P B, ये बड़ा है P A से। जरा इनको एकांतरानुपात कर लो, यहाँ पर A इंटरसेक्शन B बटे P A यहाँ कर लो, ये बड़ा हो जाएगा P B से, और ये हो जाएगा P B बटे A बड़ा P B से। ये आपके आंसर C वाला आएगा इसमें भाई, इसमें विकल्प C, इसमें विकल्प A। और एक क्वेश्चन और दे रखा है आपके 19 का, P A प्लस P B माइनस P A और B, यानी A इंटरसेक्शन B हो गया ये, बराबर P A। तो इसमें देखिए ये तो आपके कट जाएंगे दोनों तरफ से, ये आ जाएगा P B बराबर P A इंटरसेक्शन B, और इसमें इसका भाग दोगे
तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी बराबर 1 और इससे आपके पी ए बटे बी बन जाएगा, ये बराबर 1। ये विकल्प आपके पी ए बटे बी बराबर 1 बी में दे रखा है, विकल्प बी सही है। ये आप और नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को, और इसके साथ ही आपके ये चैप्टर भी आपके समाप्त होता है। धन्यवाद।